बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है असेसमेंट ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, ये हमारे साथ यूनिट फर्स्ट का पार्ट भी था। ठीक है, उसमें से जो हाफ पार्ट है वो हमने पढ़ा था। आज हम उसकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उसके मसल्स की किस तरह से एग्जामिनेशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसको पढ़ेंगे। जबकि पिछले वाले जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था अपर एक्सट्रीमिटीज़ की जितनी भी असेसमेंट थी। ठीक है, उसमें हमारे साथ आते थे हैंड्स। ठीक है, दूसरा ये कि नेक थी, उसकी हमने असेसमेंट की थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मसल ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, उसकी किस तरह से हम असेसमेंट करेंगे कि आया इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स वाया नया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। स्टूडेंट्स, बताया गया है कि इंस्पेक्ट द मसल ऑफ द हिप, नी एंड एंकल। जब हम लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की मसल की बात करते हैं तो उसमें हमारे साथ कौन कौन से मसल्स आते हैं? हिप्स की मसल आते हैं। ठीक है, दूसरा एक कि नी के मसल आते हैं एंड एंकल की मसल आते हैं। तो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि लोअर एक्सट्रीमिटी में हिप मसल, नी मसल एंड एंकल मसल है। ठीक है, नोट मसल साइज। मसल की जो साइज होती है उसको हम नोट करेंगे कि आया इसमें कोई बल्क वगैरह तो नहीं है। ठीक है, बल्क किस चीज़ को कहते हैं तो ये मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ कि किस तरह से बल्क होती है। ठीक है, बल्क मतलब कि कोई मास वगैरह तो नहीं है। ठीक है, यानी किसी मसल में मास तो नहीं बना हुआ है तो उसको हम बल्क कहते हैं। लुक फॉर एसाइमेट्री। एसाइमेट्री को देखेंगे कि कोई मतलब जब हम पाँव को देखते हैं ना तो जो दोनों पाँव है ना वो अल्लाह ने बिल्कुल सेम बनाए हैं। ठीक है, उसकी साइज, उसकी शेप, उसकी एंकल बिल्कुल सेम जगह पे बनाए हैं। ठीक है, उसकी जो मतलब साइमेट्री है वो बिल्कुल सेम है। अगर इसमें कोई एसाइमेट्री आ गई है, एसाइमेट्री का क्या मतलब है? मतलब ये कि उसकी जो शेप है उसमें कोई चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, एक का शेप चेंज है, दूसरे का शेप चेंज है, उसमें कोई मास वगैरह दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, यानी इसमें कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है, उस वजह से हमारे साथ जो एसाइमेट्री है वो लुकिंग दे रही है। अच्छा, एट्रोपी। एट्रोपी हम किस चीज़ को कहते हैं? एट्रोपी जो है ना हम मसल की वेस्ट को कहते हैं। मसल वेस्ट को हम देखेंगे कि मसल जो है ना वो ज़्यादा वेस्ट नहीं हो गए हैं। ठीक है, कमज़ोर है या स्ट्रेंथ उसकी किस तरह से, इसको देखेंगे। एंड पिसिकुलेशन के मतलब कि हम मसल की मूवमेंट को देखेंगे कि कहीं इनवॉलंटरी मूवमेंट तो नहीं है। अगर आप लोग मसल की मूवमेंट को देख लेना तो वो सब वॉलंटरी है। ठीक है, यानी सब मूवमेंट ऑफ मसल जो है ना वो वॉलंटरी है। इनवॉलंटरी एक मसल की भी मूवमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसकी मूवमेंट को देखेंगे। अगर थोड़ा सा भी इसमें इनवॉलंटरी मूवमेंट है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, लुक फॉर एबनॉर्मल मूवमेंट। उसके एबनॉर्मल मूवमेंट को देखेंगे, यानी वही इनवॉलंटरी बात है। ठीक है, उसको देखेंगे। डिटरमाइन मसल पावर। मसल पावर को हम डिटरमाइन करते हैं और किस तरह से डिटरमाइन करते हैं तो ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया है कि हम क्या करते हैं, उस मसल पे अगेंस्ट जो है ना फोर्स लाते हैं, जिसकी वजह से हम पेशेंट से कहते हैं कि आप भी मतलब मेरे अगेंस्ट जो है ना वो फोर्स अप्लाई करें अपने मसल पे ताकि हमें पता चले कि इसकी जो मसल फोर्स है वो कितना है। ठीक है, या मसल पावर है वो कितना है। अच्छा, हिप। अब हिप की किस तरह से हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हिप मसल की हम फ्लेक्जन के जरिए से एग्जामिनेशन करते हैं। हिप मसल में हमारे साथ कौन से मसल्स हैं? जब हम फ्लेक्जन करते हैं तो कौन से मसल्स की फ्लेक्जन होती है? इलियोप्सोस। इलियोप्सोस जो है ना इस मसल की फ्लेक्जन होती है। ठीक है, एक्सटेंशन जो है ना ये ग्लूटियस मैक्सिमस की होती है एंड एबडक्शन एंड रिडक्शन भी हम कर सकते हैं हिप मसल की। ठीक है, अच्छा, अब असेसमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। किस तरह से हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की असेसमेंट करते हैं, उसकी जो स्केल है हमारे साथ मसल स्ट्रेंथ की जो स्केल है। ठीक है, इस पे एक अलग वीडियो लेक्चर भी मैं बनाऊंगी जिसके ज़रिए से मैं आप लोगों को मसल दिखाऊंगी, यानी हैंड मसल की किस तरह से हम क्या करते हैं मसल स्केल को मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ स्केल है उसको मालूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर हमारे साथ जीरो स्केल में आ गया तो इसका मतलब ये है कि नो डिटेक्शन ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की कोई भी डिटेक्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा अगर 1 पे आ गया तो 1 का मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा जो है ना उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हो रही है। ठीक है, यानी उसकी जो फ्लिकर है ना वो थोड़ा डिटेक्टेबल है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी उसमें मूवमेंट हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट वो कर रहा है। ठीक है, तीसरा जो है ना जब 2 नंबर पे आता है तो 2 अगर 2 स्केल हमारे साथ आ गए तो 2 का मतलब ये है कि जो बॉडी के पार्ट है ना उसकी एक्टिव मूवमेंट है। ठीक है, विद एलिमिनेशन ऑफ ग्रेविटी। एलिमिनेशन ऑफ ग्रेविटी किस तरह से होती है, यानी जो ग्रेविटी होती है ना उससे एलिमिनेट हो रही है। ठीक है, वो जो मसल है। ठीक है, अच्छा, अगर 3 नंबर पे आ गए तो 3 नंबर का ये मतलब है कि
मोमेंट अगेंस्ट जो है ना वो किस चीज़ से हो रही है, ग्रेविटी से अगेंस्ट मोमेंट हो रही है किस चीज़ की, मसल की, ठीक है। यानी अगर फिंगर के हम देख ले तो अगर फिंगर आपको ज़मीन पे रखते, ठीक है, तो उसके अगर आप उसकी जो मतलब स्केल स्ट्रेंथ स्केल है वो मालूम करना चाहिए, तो अपने फिंगर को ज़मीन पे रख दो और उसको ज़मीन से ऊपर करो, ठीक है, तो आपकी बिल्कुल नॉर्मली उसकी क्या होगी, नॉर्मली उसकी मोमेंट होगी, ठीक है। जब किसी के फिंगर्स की मसल में कोई क्या होती है, कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, कोई पेन वगैरह होती है, तो क्या होती है फिर उसकी जो मोमेंट होती है वो थोड़ा होता है या बिल्कुल होता ही नहीं है, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। और दूसरा ये कि मसल की जो मोमेंट है वो बिल्कुल एक्टिव है अगेंस्ट ग्रेविटी, लेकिन उस पर हम कोई रेजिस्टेंस नहीं डाल सकते। अगर उस पर रेजिस्टेंस डाल दे तो वो फिर अगेंस्ट ग्रेविटी मोमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस मतलब कि हम अगर उस पर फोर्स डालें, ठीक है, या उस पर प्रेशर डालें। अगर फोर्थ नंबर आ गया तो फोर्थ नंबर ऑफ द स्केल का मतलब ये है कि एक्टिव मोमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी ऑफ सम रेजिस्टेंस। बताया गया है कि इसका मतलब ये है कि अगर हम उस पर रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा डालें तो वो क्या कर सकती है, वो उस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ऊपर कर सकती है, यानी वो उस रेजिस्टेंस को क्या करती है, उसके अगेंस्ट जो है ना मूवमेंट कर सकती है, ठीक है, यानी वो उस फोर्स पे मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और जो फिफ्थ नंबर आ गया तो फिफ्थ जो है ना वो हमारे साथ नॉर्मल मसल स्ट्रेंथ होती है, जो कि अगेंस्ट द रेजिस्टेंस जो है ना फुली अपना अगेंस्ट फोर्स जो है ना वो फुली अपना रेजिस्टेंस शो कर सकता है, ठीक है। ना तो वो तकता है और ना ही वो कोई मतलब उसमें पेन वगैरह दिखाई देता है, बल्कि अगेंस्ट द फोर्स जो है ना वो अपना रेजिस्टेंस फुली शो करता है। यानी अगर उस पर आप फुली स्ट्रेंथ भी डालें ना, फुली फोर्स भी डालें, तो वो अपने जो उस फोर्स को क्या करती है, उसके अगेंस्ट अपना फोर्स जो है ना वो शो कर सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम किस तरह से नी की एग्जामिनेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स बताया गया है कि द नी एग्ज़ाम, अब किस तरह से हम नी की एग्जामिनेशन करते हैं। इस जगह को हम नी कहते हैं, आप लोग देख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नी कहते हैं, ठीक है। नी की इंस्पेक्शन हम करेंगे पहले किस तरह से, मेक श्योर द बोथ नी आर फुली एक्सपोज्ड। आपने ये श्योर करना चाहिए कि दोनों नी जो है ना, जब आप एग्जामिनेशन करते हैं एक पेशेंट की, तो दोनों नीज को आपने बिल्कुल जाहिर करना है, ठीक है, इसी तरह से जाहिर करना है, ठीक है। उस पर कोई भी पैंट वगैरह नहीं, या तो पेशेंट को चाहिए कि वो शर्ट पहने या उसको चाहिए कि वो गाउन पहने, क्योंकि अगर उसने पैंट पहना और उसकी पैंट के जो लेग्स होते हैं उसको ऊपर किया तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जगह जो है ना स्विल हो सकती है, ठीक है। तो फिर हम इसकी एग्जामिनेशन सही से नहीं कर सकते। तो पेशेंट को चाहिए कि या तो वो गाउन पहने या वो शर्ट पहने, ठीक है। वॉच द पेशेंट वॉक, फिर क्या कहना है, पेशेंट से कहना है कि अब थोड़ा वॉकिंग करो ताकि मैं आपकी वॉकिंग देखूँ, ठीक है, उससे भी हमें पता चल सकता है। डू दे लिम्प आर अफेयर विद द पेन, ठीक है, क्या उसकी जब वो वॉकिंग करता है तो उसकी लेम्प में या उसकी नी में कोई पेन वगैरह तो अफेयर नहीं हो रहा है, ठीक है, ये पूछेंगे। व्हेन स्टैंडिंग, जब वो खड़ा होता है, इज देयर एविडेंस ऑफ बाउइंग, क्या उसमें कोई बाउइंग मतलब कि वेरस किस चीज़ को कहते हैं, यानी जो टांगे होते हैं ना वो टेढ़े हुए तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो वेरस होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, यानी ये जो टांगे हैं ये टेढ़े हुए तो नहीं है, या उसमें कोई नाक मतलब कि नाक नहीं, यानी वेगस मतलब कि कोई मतलब जो हड्डी की हालत होती है ना, ये जो नी की हड्डी होती है इसकी हालत जो है ना वो मुड़ी हुई तो नहीं है, ठीक है, तो उसकी भी हम देखेंगे। ये आप लोगों ने ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को याद रखना है कि वेरस मतलब कि कोई क्या नहीं है, टेढ़ी हुई हड्डी तो नहीं है, ठीक है, या कोई मुड़ी हुई हड्डी तो यहाँ पे नहीं है, इस जॉइंट में कोई मुड़ाव तो नहीं आया है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरस एंड वेगस। देयर इज अ प्रीडिलेक्शन ऑफ डिजेनरेटिव जॉइंट, डिजेनरेटिव जॉइंट जो है ना, यहाँ पे बात हो रही है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस की सेकंड नेम है डिजेनरेटिव जॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई इस तरह की डिफॉर्मिटी है जो कि वेरस या वेगस है, तो इसका मतलब ये कि ये हमारे साथ क्या शो कर रही है, ये हमारे साथ शो कर रही है डिजेनरेटिव डिजीज़, यानी कौन सा डिजीज़, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि हमने एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 में डिस्कस किया है। वहाँ से आप लोग सारी साइन एंड सिम्टम्स की डिफिनीशन वगैरह देख सकते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 में मौजूद है, ठीक है।
टू अफेक्ट द मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ द नी, ठीक है, ये हमारे साथ क्या शो करती है, फिर ये डिजीज़ को प्रीडिलिकेट करती है, यानी इसकी पेशगोई करती है या इसको जाहिर करती है, ठीक है, जो कि हमारे साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा है कि अ कॉमन काज ऑफ बॉविंग। बॉविंग क्या मतलब है, ये जो स्पेस होती है ना दोनों पाँव के दरमियान, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये स्पेस उनमें बिल्कुल होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे साथ उसको जाहिर करती है, बॉविंग को जाहिर करती है, ठीक है। वेयर्स नी डिफॉर्मिटी मोर मार्क्ड ऑन द लेफ्ट लेग, ठीक है, अगर आप लोग लेफ्ट लेग को देखें तो उसमें ज़्यादा डिफॉर्मिटी है एज़ कम्पेयर टू राइट, ठीक है। As there is evidence of the atrophy of the quadricep hamstring or calf muscle group, quadricep muscle और hamstring muscle जो है ना वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, जबकि जो calf muscle है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो क्या बताया है कि क्या आपको यहाँ पे कोई मतलब एट्रोपी यानी वेस्टिंग ऑफ मसल जो है ना वो दिखाई दे रहा है इस पाँव में, ठीक है, इन दोनों के लेग्स में, ठीक है, इन दोनों लेग्स में, या चाहे वो हैमस्ट्रिंग हो या चाहे वो क्वाड्रिसेप मसल हो या चाहे वो काल्फ मसल हो, ठीक है, तो उसमें आपको कोई एट्रोपी यानी वेस्टिंग ऑफ मसल जो है ना वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा है फिर कि नी प्रॉब्लम फैन कैन लिमिट द यूज़ ऑफ द अफेक्टेड लेग। अगर आपको कोई नी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, उसमें पेन आपको ज़ाहिर हो सकता है, क्योंकि ये जो नी होती है इस पे जब आप चलते हैं, जब इसकी यूज़ करते हैं तो वो जो है ना वो यहाँ पे पेन महसूस हो सकता है अगर मसल की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। लीडिंग टू वेस्टिंग, जो कि हमारे साथ क्या लीड कर सकती है, जो कि हमारे साथ बाद में मतलब मसल की वेस्टिंग जो है ना वो जाहिर कर सकती है, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, हैमस्ट्रिंग मसल्स ग्रुप है, ठीक है, और ये जो है ना काल्फ मसल ग्रुप है ये। वाइल बोथ लेग हैव वेल डेवलप, ठीक है, दोनों लेग जो है ना वो वेल डेवलप है, लेकिन क्या लिखा है कि मस्कुलोलेटर, ठीक है, मस्कुलेचर से है, लेकिन द लेफ्ट काल्फ एंड हैमस्ट्रिंग विल बल्कियर दैन द राइट, ठीक है, लेकिन ये जो लेफ्ट क्या है, लेफ्ट जो आर्म है, ठीक है, लेफ्ट जो आर्म है ना ये क्या है, लेफ्ट जो काल्फ एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स है ना ये क्या है, ये ज़्यादा बल्कर हो गए हैं, यानी इसमें मास बना हुआ है एज़ कम्पेयर टू राइट, ठीक है। नी, अब नी के किस तरह से फर्दर एग्जामिनेशन करते हैं, तो अगर इसकी हम फ्लेक्जन करना चाहें तो फ्लेक्जन हम किस तरह, अगर हम फ्लेक्जन करते हैं ना तो इसी तरह से फ्लेक्जन होती है, ठीक है, ये एक्सटेंजन इस तरह से फ्लेक्जन होती है, ठीक है, नी के फ्लेक्जन, और ये हमारे साथ कौन से मसल की फ्लेक्जन हो रही है, हैमस्ट्रिंग मसल्स की, ठीक है, यानी इधर की जो मसल्स होते हैं इसकी फ्लेक्जन हो रही है, ठीक है। एक्सटेंशन जो है ना इस तरह के होते हैं, और ये हम कौन से मसल्स की करते हैं, क्वाड्रिसेप मसल जो कि यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। एंड एंकल कि जब हम डॉर्सल प्रेजेंट करते हैं ना इसी तरह से, तो ये हमारे साथ जो टिबिया होती है उसकी जो इंटीरियर टिबिया होती है तो उसकी हम क्या करते हैं, डॉर्सी फ्लेक्जन करते हैं, ठीक है। प्लेंटर फ्लेक्जन जो होती है ये भी हो रही है एग्जामिनेशन में। एंड गैस्ट्रोनीमियस, ठीक है, जो जिसको हम गैस्ट्रोनीमियस मसल भी कह सकते हैं, उसकी क्या होती है, उसकी प्लेंटर एक्सटेंशन होती है, प्लेंटर फ्लेक्जन होती है। डिटरमाइन लिम्फ टोन, हम क्यों ये सारे एग्जामिनेशन करते हैं, ये सारा मूवमेंट जो है ना हम क्यों करते हैं इस नी के, ठीक है, तो क्यों करते हैं ताकि हमें पता चले कि इसकी जो टोन है वो किस तरह से है, ठीक है, रेजिस्टेंस तो शो कर रहा है कि नहीं, किस तरह से रेजिस्टेंस हमने बताया कि हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और पेशेंट जो है ना वो भी अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करता है हमारे मसल पे, तो हमें जाहिर होता है कि उसकी मसल स्ट्रेंथ जो है ना वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। विद द पेशेंट रिलैक्स जेंटली मूव द लिम्फ एट द हेप, ठीक है, क्या करता है पेशेंट जो है ना वो अपने लिम्फ को थोड़ा हेप की तरफ मूव करता है, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे होता है और अपनी जो लिम्फ है उसकी मूवमेंट करता है हिप, नी एंड एंकल की, ठीक है। एंड नोट वेदर टोन इज नॉर्मल, और फिर हम नोट करते हैं कि उसकी मसल टोन जो है ना वो नॉर्मल है कि नहीं, या इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज हो गया है या नॉर्मल है, ठीक है। फ्लेक्स्ड द हिप एंड नी, ठीक है, क्या करते हैं हम कहते हैं कि अपनी जो नी एंड हिप मसल है उसको बिल्कुल फ्लेक्स्ड करें, यानी उसकी फ्लेक्जन करें, इस तरह से फ्लेक्जन करें, ठीक है, तो हमें इससे पता चलता है कि उसकी जो टोन है वो किस तरह से है, ठीक है, मसल टोन। सपोर्ट
सपोर्ट द नी, डॉर्सल फ्लेक्स द एंकल शार्पली एंड होल्ड द फुट इन दिस पोजीशन, चेकिंग फॉर द क्लोनस। ठीक है, अगर कोई क्लोनस की हम क्या करते हैं, उसकी हम अगर एग्जामिनेशन करते हैं या चेकिंग करते हैं तो हम क्या कहते हैं, पेशेंट से कहते हैं कि डॉर्सल फ्लेक्शन में रखे अपने फुट को। ठीक है, जब इस पोजीशन में रखता है तो हम जो एंकल होती है उसकी क्या करती है, उसकी एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं और इससे हमें पता चलता है कि क्लोनस वगैरह तो मौजूद नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आते हैं स्पाइन की एग्जामिनेशन। ठीक है, एंकल की एग्जामिनेशन की बात हो गई, अब आती है स्पाइन की एग्जामिनेशन। एंकल और नी की एग्जामिनेशन हो गई। ठीक है, स्पाइन की एग्जामिनेशन हम किस तरह से करते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि स्पाइन की एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो उसमें हमारे साथ 3 डिफॉर्मिटीज़ होते हैं। ठीक है, एक होती है स्क्लियोसिस, एक होती है काइपोसिस एंड थर्ड वन इज ठीक है लॉर्डोसिस। ठीक है, तो दिस वन इज कॉल्ड लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस। तो स्पाइन बोन की हम किस तरह से एग्जामिनेशन करते हैं, द एग्जामिनर शुड स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट एंड ऑब्जर्व द अलाइनमेंट ऑफ द स्पाइन। ठीक है, क्या करता है एग्जामिनर जो है ना, वो बिल्कुल बिहाइंड, बिल्कुल पीछे जो है ना पेशेंट के खड़े हो जाते हैं और उसकी जो स्पाइन की अलाइनमेंट है, स्पाइन की जो शेप है, स्पाइन की जो स्ट्रक्चर है, उसको क्या करते हैं, नोट करते हैं। ठीक है, कि वो अपने लाइन पे सीधा है कि नहीं। ठीक है, जो नॉर्मल स्पाइन है उसी तरह है कि नहीं। एंड द फ्लेक्स्ड पोजीशन टू डिटरमाइन स्क्लियोसिस। ठीक है, अगर उसकी जो पोजीशन है वो फ्लेक्स्ड हो गई है। ठीक है, किस तरह से फ्लेक्स्ड हो गई है, इस तरह से फ्लेक्स्ड हो गई है। ठीक है, स्क्लियोसिस इस तरह से फ्लेक्स्ड हो गई है। ठीक है, यानी इस की तरह शेप्ड बन गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्लियोसिस। ठीक है, अगर उसकी जो पोजीशन है वो साइड पे निकला हुआ है, इसी तरह से व्यू दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं काइपोसिस। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो बात हो गई किपोसिस की। ठीक है, तो किपोसिस किस चीज़ को कहते हैं, जब इसी तरह से हम साइड से पेशेंट को देख लें और उसका जो ये स्पाइन होती है ना, स्पाइन कार्ड, तो वो इस तरीके से निकला हुआ होता है, यानी केक का शेप बनाया हुआ होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, किपोसिस। और जो स्क्लियोसिस होते हैं तो वो इसी तरीके से इसका शेप बनाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, इसका जो स्पाइनल कार्ड है ना, वो इधर से निकला हुआ है इसी तरीके से और इधर से भी निकला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या हो गया, इस शेप हो गया, जिसको हम स्क्लियोसिस कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारे साथ थर्ड वन है वो है लाइडोसिस, और लाइडोसिस जो है ना वो एल की शेप बनाते हैं। ठीक है, आस्क द पेशेंट इफ ही इज अवेयर ऑफ सोर स्पॉट। सोर स्पॉट किस चीज़ को कहते हैं, ये जो स्पाइनल मसल्स होते हैं ना, जब इसमें स्ट्रेन हो जाए, स्ट्रेन किस चीज़ को कहते हैं, ये आप लोग HN2 में पढ़ सकते हैं, वहाँ से मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, जब हमारे साथ स्ट्रेन हो जाए ना स्पाइन मसल की, तो उस दौरान जो सोर स्पॉट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सोर स्पॉट। ठीक है, पल्पेट द स्पाइनस प्रोसेस एंड बी जेंटल विद द सोर स्पॉट। ठीक है, क्या करना है, आपने पल्पेट करना है स्पाइनस को। ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस को पल्पेट करना है, फिर उसको परकस करना है और हिट से लेकर जो एंड ऑफ द स्पाइन है वहाँ तक आपने क्या करना है, उसको परकस करना है, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे पेशेंट को पेन हो रहा है, कहाँ पे स्ट्रेन अकड़ हो गया है। ठीक है, असिस रेंज ऑफ मोशन। अब अगर आप रेंज ऑफ मोशन को मालूम करना चाहते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है, तो क्या करते हैं, पेशेंट से कहते हैं कि आपने बेंड डाउन होना है। ठीक है, इसी तरीके से पेशेंट को पकड़ना है और उसको क्या कहना है, उसने बग़ैर किसी पाँव को मतलब बेंडिंग करने के, विदाउट, ठीक है, लेग को भी विदाउट बेंडिंग या उसकी हेप को भी विदाउट बेंडिंग, उसने सिर्फ क्या करना है, स्पाइन को बेंड करना है। इसी तरीके से सिर्फ स्पाइन को बेंड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम उसकी रेंज ऑफ मोशन ऑफ द स्पाइन मालूम कर सकते हैं ना। स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल बंदा होता है ना, उसकी स्पाइनल कार्ड किस तरीके से होती है, उसकी जो सर्विक एंड लंबर रीजन्स होते हैं ना, उसमें कनकेव शेप बनती है। ठीक है, कनकेविटी बन जाती है। और जो थोरेसिक कैविटी है ना, उसमें क्या बनती है, उसमें कन्वेक्सिविटी बन जाती है। ठीक है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक पिक्चर के ज़रिए से कम्युनिटी में, वहाँ से फिर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से कन्वेक्स एंड कनकेव शेप बन जाता है थोरेक्स और लंबर एरियाज में। ठीक है, अच्छा, बताया गया है कि जो वर्टेब्रल लाइन होती है एंड ग्लोटियल क्लेफ्ट लाइन होती है। ठीक है, जो नॉर्मल इंसान होती है उसकी जो ग्लोटियल क्लेफ्ट होती है, आप लोग गूगल पे सर्च कर सके, ग्लोटियल क्लेफ्ट किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, तो वो लाइन जो होती है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है और वर्टेब्रल लाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट होती है एक नॉर्मल इंसान में।
अच्छा स्टूडेंट्स, इस पोस्चर को आप लोग देख सकते हैं, ये जो पुअर पोस्चर है, गुड पोस्चर एंड पुअर पोस्चर, ठीक है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि इसका जो ये स्पाइन होती है इसी तरीके से निकला हुआ होता है, तो ये भी हमारे साथ ठीक नहीं है, ये पोस्चर भी ठीक नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं, यानी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बैलेंस्ड लाइन इसमें आता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये बिल्कुल गुड पोस्चर है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि मतलब अपने सीने को बिल्कुल तान के बाहर निकालते हैं, ठीक है, शोल्डर को इसी तरह से राउंडेड रखते हैं, तो ये भी पुअर पोस्चर है, ठीक है, ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये जो गुड पोस्चर है, अगर इस तरह का इंसान है तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता है, ठीक है। कंफर्टेबली एरेक्ट लुक स्ट्रेट लाइन अक्रॉस बॉडी पार्ट्स, ठीक है, इसी तरह से अगर लुक दे रहा है तो गुड है, अगर इसी तरह से तो ये और ये पुअर है। अब लॉर्डोसिस किस चीज़ को कहते हैं? लॉर्डोसिस की हमने बात की कि जब हमारे साथ कर्वेचर ऑफ द स्पाइन जो है ना वो इंक्रीज हो जाए। किस तरह से इंक्रीज हो जाए, ये नहीं उसकी जो कर्वेचर है ये कर्वेचर, ठीक है, नॉर्मल में इसी तरह से होते हैं, लेकिन जब वो लॉर्डोसिस हो जाती है तो उसमें ये कर्वेचर जो है ना ये बिल्कुल एंटर हो जाता है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही एंटर हो जाता है। जब ज़्यादा एंटर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉर्डोसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल स्पाइन की लॉर्डोसिस, नॉर्मल स्पाइन की जो कर्वेचर होती है वो बिल्कुल इसी तरह से होते हैं, और जब लॉर्डोसिस तो एल की शेप बनाता है, ये आप लोग देख सकते हैं एल की शेप बनाया हुआ है, ठीक है। जो लंबर कर्व है वो थोड़ा ज़्यादा एग्जिग्रेट हो गया है। काइपोसिस अब किस चीज़ को कहते हैं, तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि जब ये स्पाइनल कार्ड जो है ना ये बाहर की तरफ इसी तरह से निकले, इस तरह की शेप बनाए, तो इसको हम काइपोसिस स्पाइन कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल इसी तरह से होती है। काइपोसिस इज अ कर्विंग ऑफ द स्पाइन दैट काज अ बाउइंग ऑफ द बैक विच लीड टू द हंक बैक, ठीक है, इसको हम हंक बैक भी कह सकते हैं, यानी हंक सा निकला हुआ होता है, ठीक है, इस तरीके से हंक सा निकला हुआ होता है, जो कि मतलब उसका पोस्चर जो है ना वो पुअर दिखाई देता है उस तरीके से, ठीक है। और उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं या जो स्लाउचिंग पोस्चर है इसको स्लाउचिंग पोस्चर भी कह सकते हैं, और हंक बैक भी कह सकते हैं, यानी उसकी स्पाइन होती है ना वो के की शेप बना देती है। आप लोग देख सकते हैं के की जो पार्ट ऑफ द के होती है ना उस इसी तरह की होती है, ठीक है। तो ये के की शेप बना देती है जिसको हम काइपोटिक स्पाइन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब है हमारे साथ स्क्लियोसिस, ठीक है। स्क्लियोसिस जो है ना ये ईस्ट की शेप बनाती है। किस तरह से, कर्वेचर ऑफ द स्पाइन अवे फ्रॉम मिडल लाइन, अगर ये जो कर्वेचर ऑफ द स्पाइन है ना ये अगर मिडल लाइन से क्या हो जाए, हट हो जाए, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा इस तरीके से निकला हुआ होता है और ये इधर से इस तरह से निकला हुआ होता है, ठीक है। तो इसका शेप बना लेता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्लियोसिस, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को यूनिट फर्स्ट जो है ना वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यूनिट में हम नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से हम नर्वस सिस्टम की असेसमेंट करते हैं। वो थोड़ा मुश्किल है लेकिन इंटरेस्टेड है तो आप लोगों को बहुत जल्द समझ में आ गया। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को उसका कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो क्लियर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।